जिस तरह भट्टी साहब ने ये कहा है कि फिजल डाउन करने के लिए जितनी अफवाहें होती हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी तो रिप्रेजेंटेटिव को सामने आना चाहिए। और ये कोई छोटा मोटा स्क्वाड तो नहीं था, चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड था। क्यों नहीं प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, मीडिया को फेस किया गया, और जो लड़का इस स्क्वाड का हिस्सा है उसकी जस्टिफिकेशन क्या सिलेक्टर्स के पास नहीं? देखिए, जितने भी आईसीसी इवेंट हमने कवर किए उससे पहले कोविड निकाल दी जाए, बल्कि कोविड में भी ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप का सीन चलता रहा, तो सब में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रही हैं। पर मुझे लगा कि शायद सिलेक्शन कमेटी को भी फील हुआ कि एक दो नाम इस तरह से टीम में उन्होंने लिए हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन बहुत होंगे, बट मुझे लगता है कि इसमें खैर डरने वाली बात नहीं। उनको श्योर है कि इस टीम के साथ हम कुछ बड़ा कर सकते हैं, तो इसलिए उनको शामिल किया है ना। बाकी भट्टी साहब ने एक बात की है, मेरी भी सिलेक्शन कमेटी में किसी बंदे से बात हुई, उन्होंने भी ये बात की कि पॉलिटिकल किसी की नहीं है टीम के अंदर, मतलब शामिल नहीं हुआ है। एक्चुअली में जो सिलेक्शन कमेटी की सोच थी वो ये थी कि हमें एक स्पिन ऑलराउंडर चाहिए, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए। एट द मोमेंट सिलेक्शन कमेटी के माइंड में ये है कि हम इंडिया और बांग्लादेश के सामने 3 स्पिनर नहीं डाल सकते। इसलिए अब ये क्वेश्चन मैं भी रेज करता हूं कि फिर हमारे पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर एक ही है, वो है फहीम अशरफ। क्या सिर्फ वही है? फिर दूसरा क्वेश्चन हम बीइंग जर्नलिस्ट खुद भी अपने आप से करते हैं कि कोई और है, तो जवाब है कि बिल्कुल नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं था कि फहीम अशरफ आ जाते टीम के अंदर। मतलब वो ऑलराउंडर, मैं मतलब 10 की एवरेज है उनकी बैटिंग की, कोई 50 नहीं है, 34 उन्होंने मैचेस खेल रखे हुए, कोई 50 नहीं है उनकी, तो वो ऑलराउंडर तो बिल्कुल भी नहीं है। 228 रन हैं, सॉरी 228 रन हैं, 10 की एवरेज से देख लीजिए ही बढ़ेगी उनके। और दूसरा, इससे पहले जब वो 2023 में आए थे तब भी उनके ऊपर क्रिटिसाइज हुआ था कि वो कैसे टीम के अंदर आ गए। उन्होंने 2-3 मैचेस खेले, परफॉर्म नहीं किया, अदरवाइज वो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होते हैं। एशिया कप का आए, लेकिन वो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होते अगर वहां परफॉर्म करते। नहीं हुए तो टीम से कट लिए। मतलब वहां तो आपको एक स्केपगोट मिल गया था, आपने यू ब्लेम्ड इट ऑन बाबर, दोस्ती यारी बाबर ने सिलेक्ट करवा लिया। बट इस वक्त राइट नाउ वी नो हाउ स्ट्रॉन्ग दिस सिलेक्शन कमेटी इज एंड हाउ मच से द कैप्टन हैज और नॉट। तो अभी तो नहीं छुप सकते कप्तान के पीछे। देखिए, मुझे लगता है कि सिलेक्शन कमेटी में एक दो चेहरे ऐसे हैं, वो भट्टी साहब को भी पता है, नाम थोड़ा सा वो पर्सनल हो जाएगा, जो बड़े सपोर्ट करते हैं फहीम अशरफ को। ठीक है, उनके साथ उनकी कुछ ज्यादा एफिलिएशन है ऑफ कोर्स, तो वो लेना चाह रहे थे, उनको फहीम को लाजमी के लेना है। आमिर जमाल के ऊपर सिलेक्शन कमेटी ये समझ रही है, अब ये आमिर जमाल ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, उनको लगता है कि शायद ये फुली फिट नहीं है आमिर जमाल। और मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि हमारी टीम मैनेजमेंट ने उनको यूज गलत किया। आप एक बंदा जो टेस्ट सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा विकेट्स लेते हैं, आफ्टर पैट कमिंस 1 विकेट का फर्क है आमिर जमाल और पैट कमिंस का, 1 विकेट का, ठीक है। और इन्होंने रन भी किए थे, मैन ऑफ द सीरीज हो सकते थे अगर 1 विकेट इनको और मिल जाती तो। उसके बाद आप वनडे सीरीज खेलने जाते हैं, आपने एक मैच उनको नहीं दिया वहां पे, तो आपने खुद तोड़ा ना अपने। अगर आपको लगता है कि हमें आगे, आप आज सोच रहे हैं कि आपको यहाँ पे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए था, जाहिर है साल पहले सोचना है आपको, और आपको सोचना है भले वो फहीम अशरफ है या आमिर जमाल है। आपके लिए तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था कि आपने ऑस्ट्रेलिया का टूर भी किया, आपने साउथ अफ्रीका का टूर भी किया, तो वहां पे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाना चाहिए था ना आपको। अगर सिलेक्शन कमेटी यही है, टीम मैनेजमेंट यही है, तो सोच क्यों बदली वहां पे? जहां चाहिए वहां नहीं खिला रही। सोच क्यों बदली भट्टी साहब? ये जो चेमगोइयां हो रही हैं, इसकी क्या वजह है कि जहादात खान और आमिर जमाल को नज़रअंदाज करके, जो कि आप उनको पहले खिला रहे थे, तो फहीम अशरफ को लेकर आए हैं, या चेमगोइयां इस वजह से हो रही हैं कि आपने सुफियान मुकीम को खिलाया ऑस्ट्रेलिया में, जिम्बाब्वे में, जनूबी अफ्रीका में, और आपने अचानक से उनको ड्रॉप कर दिया? या चेमगोइयां इस वजह से हो रही है कि इरफान खान न्याजी को आप मुसलसल खिला रहे थे, अचानक से आपको खुशदिल शाह नजर आ रहा है और इस वजह से लोग बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है? देखिए, गड़बड़ तो मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने बदनीयती की बुनियाद पर ये टीम सेलेक्ट की है। मुझे किसी की नीयत पे ना मैं स्वीपिंग स्टेटमेंट दे सकता हूँ, ना मुझे शक है, लेकिन कुछ ऐसे सवालात हैं। उमर गुल के भतीजे, क्या नाम है, अब्बास आफरीदी रिसेंटली सबसे इम्प्रूव फास्ट बॉलर थे, जिनके बारे में सब लोग कहते थे कि उनकी गेंदों में वेरिएशन भी है और वो अच्छी खासी स्पीड से बॉलिंग भी करते हैं, फील्डर भी अच्छे हैं, 25-30 रन भी बना लेते हैं। अब्बास आफरीदी अचानक मंजर से गायब हो गए। मेरा सिर्फ ये सवाल है, आप रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं चेयरमैन साहब, जिस दिन टीम अनाउंस हुई उससे 2 घंटे पहले भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सिलेक्टर्स मेरी साइड पर बैठे हुए, मैं तो खैर टीवी पे उनको सुन रहा था, तो वो कह देते हैं सिलेक्टर्स को कि भाई आप जाएं, जाके अपने आप को डिफेंड करें और बताएं कि आप क्या कर रहे हैं, ताकि 25 करोड़ आवाम जो पाकिस्तान टीम के साथ जिनकी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उनको जवाबात तो चाहिए। और खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि ये फैसले बैकफायर हो जाए और पाकिस्तान टीम अच्छा ना करे, तो उसके बाद तो आपको पता है कि इस मुल्क में एक तूफान बर्पा हो जाएगा।
कि पाकिस्तान टीम जो अचानक जीत रही थी, वो अभी हम वेस्ट इंडीज से टेस्ट मैच हार गए, फिर खुदा न खासा चैंपियंस ट्रॉफी में अगर बुरा करेंगे तो मेरे ख्याल में आकिब जावेद साहब चूंकि खुद भी हैं, वो मोहम्मद रिजवान के साथ बैठे। और एक बात मैं आपको बताऊं, जो मैंने सुना है, जो मुझे सिलेक्टर्स ने बताया कि मोहम्मद रिजवान की कंसल्टेशन थी, लेकिन उनके पास वोटिंग राइट नहीं है। इवन जो 11 सेलेक्ट होगी ट्रायंगुलर टूर्नामेंट और चैंपियंस ट्रॉफी में, मोहम्मद रिजवान के पास टीम सिलेक्शन का कोई इख्तियार नहीं होगा। सिलेक्टर्स जो है वो 11 खिलाड़ी सिलेक्ट करेंगे, 15 खिलाड़ी भी सिलेक्टर्स ने सिलेक्ट किए, और ये नहीं कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब 1% भी उनका इनपुट नहीं है इन 15 प्लेयर्स में। तो जब इतना कुछ है तो फिर आके मीडिया को फेस करें और बताएं। बिल्कुल मीडिया को फेस करना चाहिए। भट्टी साहब, जिस तरह आपने कहा कि मोहम्मद रिजवान की सिर्फ कंसल्टेशन ली होगी, खुशदिल का नाम इसी वजह से आ रहा था, बिकॉज वी हैव सीन द काइंड ऑफ ट्रस्ट दैट रिजवान शोज ऑन खुशदिल, और रिजवान के अंडर खुशदिल की परफॉर्मेंसेस बेहतर हमें दिखी हैं आती हुई। बट फहीम अशरफ एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन, जो कि पॉइंट ऑफ डिस्कशन बना हुआ है सबके लिए, अगर इतना ही था, आप ठीक है इंटरनेशनल के उनके स्टैट्स सारे साइड पे रखकर डोमेस्टिक, सब कहते हैं कि अच्छा जी डोमेस्टिक तो अच्छा कर रहा था ना, चैंपियंस कप या डोमेस्टिक की बात कर लें तो अच्छा खेला फहीम अशरफ। सो फिर ऑस्ट्रेलिया से पहले हुआ था ना ये सारा मुकाबला, क्यों नहीं ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका की सीरीज में फहीम अशरफ पहले से देखे? ये जो अचानक की एंट्री होती है, फिर उस पर इसीलिए सवालात उठते हैं कि शायद कहीं किसी और ने अचानक से प्रेशर डाला है। देखिए सवेरा, 2 नाम ऐसे हैं, बल्कि एक नाम तो यकीनी तौर पर अंडर डिस्कशन है, जिसकी फॉर्मर क्रिकेटर्स भी बात कर रहे हैं। जब आपके रेगुलर ओपनर साइम अयूब अनफिट हो गए तो मेरे ख्याल में इमाम उल हक को टीम में आना चाहिए था। उसके कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी रन है, पास में पाकिस्तान के लिए वो वनडे इंटरनेशनल भी खेले हुए। फिर उवैस आजान 500-600 हो गए उनके, हाँ जी, तो उनको भी कंसीडर कर सकते थे। अच्छा चले, आपने दोनों को सिलेक्ट नहीं किया। टीम अनाउंसमेंट के कुछ देर बाद एक वीडियो पैगाम हमने और आपने सुना असद शफीक का। वो तो मेरे ख्याल में एक कॉमेडी ऑफ एरर था, जिसमें वो कह रहे हैं कि अभी ओपनर का फैसला नहीं हुआ, ओपनर का फैसला हम मैच से पहले करेंगे। जबकि मेरी इत्तला ये है कि ये तय हो चुका है कि फखर जमान और बाबर आजम जो है वो इनिंग्स ओपन करेंगे। जब फैसला हो चुका है तो फिर गलत बयानी करने से और मीडिया से छुपाने का कोई जवाब। भट्टी साहब, आपने अपनी ये इतला दुनिया भर के लोगों तक पहुंचा दी हुई है। जी आपने स्टोरी की ये खबर बिल्कुल साउथ अफ्रीका में बैठ के कितनी देर डिस्कशन हुई, रिजवान, बाबर और आकिब जावेद साहब बैठे और कितनी बात हुई और कितना कन्विंस किया गया। ये तो अब मतलब ये खबर छुपती तो नहीं है ना। अगर इतना कुछ डिस्कशन हो गया, तय हो गया, तो मीडिया से क्यों छुपा रहे हैं कि हम न्यूजीलैंड की जगह हमने खेलना है 19 तारीख को? वो न्यूजीलैंड की टीम ही खेलेगी भाई, या उनकी प्लानिंग हमारी खबर से चेंज थोड़ी हो जाएगी। तो अगर आपने बाबर आजम पे फैसला कर लिया, अल्लाह करे बाबर आजम चैंपियंस ट्रॉफी के बेस्ट बैट्समैन बने, तो आप बताएं तो सही कि बाबर आजम जो है वो इनिंग्स ओपन करेंगे, छुपा क्यों रहे? ये जो असद शफीक का वीडियो बयान था सनाउल्लाह खान साहब, जैसे अभी आपने सुना माजिद भट्टी साहब, अब्दुल माजिद भट्टी साहब भी उस हवाले से फरमा रहे हैं, आपको लगता है कि ये क्लैरिटी नहीं है? हालांकि अगर सिलेक्शन कमेटी बहुत बाइख्तियार है, यहाँ तक कि वो 11 भी बनाएगी, तो आपको लगता है कि फिर ये क्लैरिटी भी होना ज़रूरी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होना चाहिए थी, और ये वाले जो सवालात हैं वहाँ पर होने चाहिए थे, और ये जो सिलेक्शन है ये सब के सब जवाबात लोगों को पता होना चाहिए थे। और ये अगर हिकमत अमली थी 11 वाली और आप तय कर चुके हैं, तो फिर छुपा किससे रहे? क्या न्यूजीलैंड के खिलाफ सनाउल्लाह खान ने तो ओपन नहीं करना? हाफिज़ साहब, मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ में क्लैरिटी ना होती तो एक डिफरेंट चीज़ थी, बट आपके 15 के स्क्वाड में अमूमन 3 ओपनर होते हैं, जहाँ पे एक है और उसी का आप जवाब ये दे रहे हैं कि हमें श्योर नहीं है कि दूसरा साथ में कौन होगा, तो वो एक डाउट क्रिएट करता है। हालांकि तय पा चुका हुआ है कि बाबर नहीं करना है। भट्टी साहब ने बिल्कुल जाहिर आज प्रैक्टिस में भी किया उन्होंने, आज बाबर ने प्रैक्टिस में भी, बाबर और फखर दोनों ने ओपन किया है, तो मतलब बाबर ने करना था। और दूसरा जो खुशदिल का आपने जिक्र किया, मुझे लगता है कि खुशदिल का आना सिर्फ साइम अयूब की इंजरी की वजह से, आपको लगेगा वो ओपनर है, ये लोअर मिड ऑर्डर में खेलते हैं, सिर्फ साइम सिर्फ ओपनर की यूटिलिटी नहीं देते, वो बॉलिंग की देते हैं। आपको ऐसा चाहिए था, अब आप क्या कर सकते थे? आपके पास एक ऑप्शन था कि आप ओपनर की जगह पे ओपनर डालें, बाबर वनडे नहीं खेलें। फिर प्रॉब्लम ये आता था कि बॉलिंग ओपनर वो कर नहीं पा रहा, आपका बॉलिंग ऑप्शन एग्जैक्टली। और इमाम का ये था कि इमाम अंडर डिस्कशन आया था, बट उनके थोड़े से डिसिप्लिन इश्यूज थे, इसलिए उनको टीम में सीरियस कंसिडरेशन में नहीं लेके आए। उनके 2-3 इश्यूज। सबसे आसान होता है, ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब करते हैं, डिसिप्लिन इशू, ये सबसे इजी
मेरा ख्याल से आसान तरीन ओपनर के 2 ही नाम जिक्र हुए थे, एक शान मसूद का, दूसरा इमाम का। इन 2 का जिक्र हुआ। शान का इसलिए हुआ कि इतने अरसे के बाद उनको क्यों लेके आना जब इतना टाइम वो खेले नहीं है। साहब अभी रात में एक ये बात भी हो रही थी कि अगर वो डिसिप्लिनरी इश्यूज थे उनके तो वो पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में कैसे आ गए? असल में उनका आखिरी इशू उसी में ही हुआ। फिर उनके बाद वाले निकाले गए। फिर उनके पहले वाले आपको मालूम है पहले उनके नाम के ऊपर रेड मार्क था, क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, सिलेक्शन कमेटी की तरफ से नहीं था, क्रिकेट बोर्ड की तरफ से था, बिकॉज ऑफ के लीकेज के खबरों की वो होती है। आई डोंट नो, मतलब क्रिकेट बोर्ड ये समझता है कि इमाम की वजह से, मतलब बोर्ड जराए ये बताते हैं, उनके नाम के ऊपर रेड मार्क। वो जो एक रिपोर्ट उनके बारे में ये भी थी जो मोहम्मद हफीज साहब ने के बारे में ये कहा जाता है वो भी जराए है, मतलब कि इनका स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है टेस्ट मैच में। देखिए टेस्ट मैच में स्ट्राइक रेट का ऐसा जितना बड़ा, पाकिस्तान 2-2 3-3 दिन में मैचेस खत्म हुए हैं। अभी भी आप देख लें, उससे पहले इंग्लैंड वाला भी देख लें, अब जो हम जीते हैं वो 2-2 3 दिन में खत्म हुए हैं। आई डोंट नो कि स्ट्राइक रेट को, अच्छा यहीं से ये रमीज राजा के टाइम पे शुरू हुआ था, अगर आपको याद है स्ट्राइक रेट। अच्छा भट्टी साहब इसका मतलब ये है कि जैसे ये स्टोरीज हैं, ये पाकिस्तान में तमाम बड़े अखबार, टेलीविजन चैनल ने सवेरा इसको रिपोर्ट किया इमाम वाले वाक़े को, तो क्या इमाम को एक और बैड बॉय के तौर पर आप देख रहे हैं? जिस तरह से उनके बारे में बातें आ रही हैं, फिटनेस नहीं है, टीम मैच छोड़कर चले गए, ये बात नहीं मानते, गालिबन एक स्टोरी भी डाली अभी और फिर वो हटा दी। देखें, एक तो उन्होंने टीम अनाउंसमेंट के बाद अब क्रिकेट बोर्ड के अब गवर्नेंस देख लेना। जब पाकिस्तान टीम अनाउंस हो रही है तो इमामुल हक भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं और आमिर जमाल भी उसमें उंगलियां उठा रहे हैं। तो मेरे और आपका तो काम ही ये है, तो हम तो कोई गलत काम नहीं कर रहे। लेकिन जिस तरह माजी में हमने इमामुल हक के बारे में सुना कि उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सुना है कि फाख्ता का जो खिताब था वो भी दे दिया गया था कि वो शायद किसी की फाख्ता हैं। लेकिन अगर वाकई वो डिसिप्लिन तोड़ रहे हैं और मुखबरियां कर रहे हैं तो क्रिकेट बोर्ड को फ्रंट फुट पे आके बताना चाहिए कि फलां प्लेयर जो है वो इनडिसिप्लिन है। शोएब अख्तर तो उस जमाने में बदनाम हुए जब सोशल मीडिया नहीं था। आज तो आप किसी से कोई चीज छुपा नहीं सकते। मेरा ख्याल में अगर डिसिप्लिन तोड़ा है उसको बिल्कुल क्रिकेट बोर्ड ने ठीक टीम से निकाला है, लेकिन मीडिया को आप बता के अवेयर तो करें कि वाकई ये लड़का जो है ये डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी में मुलविस है।